के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। रानी लक्ष्मीबाई के जयंती समारोह का हुआ आयोजन। उनके अदम्य साहस और राष्ट्र प्रेम को किया गया नमन। शेयर ट्रेडिंग के नाम पर 50 करोड़ की ठगी करने वाले गिरोह का पुलिस ने किया पर्दाफाश। दिल्ली ब्लास्ट के बाद वाराणसी में हाई अलर्ट। कचहरी परिसर में मॉक ड्रिल कर जांची गई सुरक्षा। और सरदार पटेल की जयंती पर बसनी से निकाली गई विशाल एकता यात्रा। और अब खबरें विस्तार से। रानी लक्ष्मीबाई की जयंती समारोह का आयोजन हुआ। लोगों ने उनके अदम्य साहस और राष्ट्र प्रेम को नमन किया। जागृति फाउंडेशन एवं महारानी लक्ष्मीबाई जन्मस्थान स्मारक समिति के संयुक्त तत्वावधान में वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की 150वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस कार्यक्रम में रानी लक्ष्मीबाई के अदम्य साहस और राष्ट्रीय प्रेम को नमन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि अखाड़ा गोस्वामी तुलसीदास एवं IIT BHU के प्रोफेसर विश्वंभर नाथ मिश्र रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में लोकभूषण सम्मान से सम्मानित साहित्यकार डॉक्टर जयप्रकाश मिश्र, स्वदेशी जागरण मंच काशी प्रांत की संयोजिका कविता मालवी, BHU वनस्पति विज्ञान विभाग के प्रोफेसर नवल किशोर दुबे, प्रोफेसर देवव्रत चौबे, BHU पूर्व छात्र संघ पदाधिकारी शिव कुमार सिंह, समाज सेवी नागेश सिंह एवं अरविंद त्रिपाठी उपस्थित रहे। अतिथियों ने महारानी लक्ष्मीबाई के जीवन, स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान और आज की पीढ़ी के लिए उनके प्रेरक व्यक्तित्व पर अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। तो सवाल ही जब फोन कर रहे थे। दीपक भैया सब आइए। रामेश साल का रामेश झांसी की कन्या, झांसी की रानी अमर रहे। हम लोग पूछा हम लोग ना चाहेंगे आज 190वीं जयंती मनाई जा रही है। देखिए, महारानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी का ये जन्म स्थान है और आज ही वो दिवस है जब वो जन्म ली थी और इसी काशी के धरती पर और हमारे मोहल्ले में खास करके। इसमें आज एक नया प्रकरण हम सुन रहे हैं कि कहीं मणिकर्णिका पर कहीं का स्थान बताया जा रहा है। ये सब विवाद करना ये सब ठीक नहीं है। झांसी लक्ष्मीबाई एक बहुत बड़ा नाम है और हम लोग तो इसको महिला शक्ति का एक केंद्र और एक प्रतीक स्थल मानते हैं। इसमें कई पीढ़ियां लग गई इसको स्थापित करने, बाकायदे सब रिकॉर्ड खंगाले गए और सरकार ने भी इसको बाद में रिकॉग्नाइज़ किया और ये स्मारक बना है। तो हम समझते हैं कि विवाद करना ऐसे लोगों के नाम पर ये ठीक नहीं है। ये सत्य है कि वो काशी की बेटी थी और काशी को उसी सम्मान से, उसी आदर से उनको अपने मन में आत्मसात करना चाहिए और उन्होंने क्या किया बात उसकी होनी चाहिए। वो तो बात क्या किया उन्होंने वो तो कोई करता नहीं है। तो हमको लगता है कि झांसी लक्ष्मीबाई के समय जो लोग रहे, उनके अभियान में जिन्होंने साथ नहीं दिया, कुछ लोग अभी तक हैं अभी, तो वही ये सब विवाद क्रिएट करते हैं। तो झांसी लक्ष्मीबाई की बाई का हम लोग को नाम याद करना चाहिए। उनको आदर और श्रद्धा के साथ हम लोग को उनके बातों को समाज में लेके आगे चलना चाहिए। और महिलाओं के लिए तो हम जैसा आपने कहा कि ये प्रतीक स्थल है, महिलाओं का कैसे आदर। और महिलाएं, आप अगर ये सोचें कि वो सक्षम नहीं है तो वो कितनी सक्षम थी तो उन्होंने करके दिखा भी दिया। और वो भी किससे लड़ा तो ब्रिटिश हुकूमत से। तो इससे बड़ा ताकत तो कोई हो नहीं सकता है। तो महिलाओं को भी कहीं से कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। वो अगर अपने पे आ जाए तो वो समाज के नेतृत्व का भी वो अपने हाथ में ले सकते हैं और समाज में व्यापक परिवर्तन भी कर सकती है।
आज ये हम लोगों को केवल स्मरण करने, अपनी श्रद्धा अर्पित करने इस स्थान पे आए हैं और यही झांसी के लक्ष्मीबाई का जन्म स्थान है और ये आज इस रूप में आपको डेवलप होकर दिख रहा है। धन्यवाद। कि बाल्यावस्था में हमारे पिताजी झांसी के रानी के बारे में बताते थे एक श्लोक के माध्यम से, जो दुर्गा सप्तशती में आया है कि विद्या समस्ता स्तवदे विभेदा, जितनी विद्याएं हैं वो भगवती का भेद है, और स्त्रियां समस्ता सकला जगत्सु, और संसार की जितनी स्त्रियां हैं वो भगवती का साक्षात स्वरूप हैं। तो जिसने उस दैवीय शक्ति को अपने अंदर जितना अधिक रूप से जागृत कर लिया वह उतना ही विख्यात होता है। अपनी सनातन संस्कृति जो है वह सभी में को बड़ छोट कहत अपराधु, बाबा तुलसीदास ने बताया है कि संसार में सभी लोग सामान्य ही हैं, लेकिन जिसने अपने चेतना को अधिक जागृत कर लिया वह उतना ही प्रसिद्ध होता है, उतना ही उत्तम कार्य करता है। और यह भगवती लक्ष्मी जो झांसी की रानी जो हैं उनकी ख्याति जन जन में विख्यात है। सब लोग उनके बारे में जानते हैं, उनके वीरता का वर्णन क्या करना है। शेयर ट्रेडिंग के नाम पर 50 करोड़ की ठगी करने वाले गिरोह के मुख्य सरगना सहित 3 को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कमिश्नरेट पुलिस ने एक बड़े आर्थिक अपराध का खुलासा करते हुए फर्जी शेयर ट्रेडिंग कंपनी चलाने वाले ठग गिरोह के मुख्य सरगना सहित 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह एक ही परिवार के सदस्यों का है जो लोगों को 1 साल में 3 गुना पैसा वापस करने का लालच देकर करोड़ों की ठगी कर रहा था। पुलिस के अनुसार आरोपी फर्जी कंपनी बनाकर निवेशकों को शेयर मार्केट में बड़े मुनाफे का झांसा देते थे। गिरोह ने अपने रिश्तेदारों और ग्रामीणों से लगभग 50 करोड़ रुपए ठग लिए। आरोपियों के खिलाफ वाराणसी और गोरखपुर में मुकदमे दर्ज हैं। सारनाथ पुलिस और कमिश्नरेट की टीम ने कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। गिरोह में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। पुलिस ने इनके पास से ठगी में प्रयुक्त कई दस्तावेज, मोबाइल और लैपटॉप बरामद किए हैं। जी देखिए, उत्तर प्रदेश डीजीपी महोदय के निर्देशन में और सीपी सर के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग जो क्राइम और क्राइम के विरुद्ध जो हम लोगों ने अभियान चला रखा है, उसी क्रम में सारनाथ थाने ने एक अच्छी कार्रवाई करते हुए ये जो शेयर मार्केट के नाम पे पैसा लेके जो धोखाधड़ी कर रहे थे, उस गिरोह का, एक परिवार गिरोह का भंडाफोड़ किया है और उनके 3 परिवार के सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये किस तरह से फ्रॉड करते थे शेयर मार्केटिंग के अंतर्गत? जी, ये जैसे जो लोग हैं, इनका नाम जो गिरफ्तार किए हुए लोग हैं उनमें राजेंद्र जायसवाल जी हैं और उनके बेटे जो हैं उपेंद्र जायसवाल, अनिल जायसवाल और संदीप जायसवाल, ये सभी लोग मिलकर एक कंपनी बनाए थे डीडी फाइनेंस के नाम से, जो फर्जी कंपनी थी। उसके नाम से ये गोरखपुर में, मुख्यतः ये लोग गोरखपुर में एक्टिव थे। वहाँ से सभी लोगों से पैसा जो है शेयर मार्केट के नाम से उठाते थे और लगभग इन्होंने जो है करोड़ों की जो संख्या अभी तक आ रही है उसमें पैसा उठाया और 3 गुना करने के नाम पे, 1 साल में 3 गुना कर दिया जाएगा, उसके नाम पे पैसा उठाया और सब ठग लिया उनसे। किन धाराओं में इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है और इनका गिरोह कहाँ चलता था? जी देखिए, यहाँ पे सारनाथ थाने में भी एक मुकदमा दर्ज किया था जिसका अपराध संख्या है 41/25। उसमें धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े की शिकायत थी। उन्हीं धाराओं में इनके खिलाफ कार्रवाई की गई। और ये मैं बताना चाहूँगा कि गोरखपुर के बेलीपत थाने में भी ये 10,000 के इनामियाँ हैं। इनके ऊपर वहाँ पे जो क्रिमिनल हिस्ट्री में निकाला गया 10 से ज़्यादा अपराध संख्या पंजीकृत है। कहाँ इनकी गिरफ्तारी हुई है? इनकी गिरफ्तारी मुंबई महाराष्ट्र से की गई है। ये लोग सभी महाराष्ट्र चले गए थे, तो ये वहीं से ही इनके परिवार के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली ब्लास्ट के बाद वाराणसी में हाई अलर्ट, कचहरी परिसर में मॉक ड्रिल कर सुरक्षा परखी गई। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद पूरे देश में सतर्कता बढ़ा दी गई है। इसी क्रम में वाराणसी शहर में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। बुधवार को सुरक्षा व्यवस्था की मजबूती परखने के लिए कचहरी परिसर में पुलिस द्वारा मॉक ड्रिल आयोजित की गई। एसीपी कैंट नितिन तनेजा ने मीडिया से बातचीत में बताया कि पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल के निर्देशानुसार ये मॉक ड्रिल की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना था कि सभी सुरक्षा उपकरण पूरी तरह सक्रिय और उपलब्ध रहे। मॉक ड्रिल के दौरान डॉग स्क्वाड,
भारी पुलिस बल और बम निरोधक दस्ते ने कचहरी परिसर को चेक किया। तलाशी के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। एसीपी ने बताया कि कचहरी के 5 मुख्य द्वारों पर प्रतिदिन सख्त चेकिंग की जाती है। बिना जांच के किसी भी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाता। सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए पुलिस निरंतर निगरानी कर रही है। देखिए, ये जो दिल्ली लाल किला के पास जो घटना घटित हुई है उसी को दृष्टिगत रखते हुए हमारा जो आदेश था सीपी सर और डीजे सर के द्वारा एक आदेश पारित किया गया, जिसमें कचहरी की जो हमने बहुत व्यापक दृष्टि से पूरा जो सुरक्षा के इंतजाम का पूरा एक जायज़ा लिया। और उसमें हमारी जो विभिन्न टीम्स थी, जैसे बीडीएस टीम थी, डॉग स्क्वाड थी, उसके अलावा चेकिंग फ्रिस्किंग के अलग अलग हमारे पास मेथड्स थे। इवन कि जो वहाँ पर उपकरण लगे हैं अलग अलग 5 गेट्स पे जो डीएफएमडी लगी हुई है, हैंड हेल्ड सेल्स है, और पूरे कचहरी परिसर का व्यापक रूप से हमने जो है आज एक पूरा निरीक्षण किया गया। कुछ मिला है नहीं, ऐसे तो कुछ संदिग्ध नहीं मिला। ये तो रूटीन चेकिंग है, वो होती रहनी चाहिए। बात की जाए तो कभी कभी लोग ऐसे हैं कि विदाउट चेक कराए कचहरी में सामान लेके चले जाते हैं। सभी 5 गेट्स पे देखिए हमारे वहाँ पर डीएफएमडी लगी हुई है, हैंड हेल्ड सेट्स लेके भी लोग वहाँ पर रहते हैं। उसके अलावा बैगेज स्कैनर सभी गेट्स पे तो नहीं है, लेकिन कुछ गेट्स पे है। तो सुरक्षा के तो पूरे इंतजामात हैं और वकील साहब लोग द्वारा भी सहयोग किया जाता है, उनके द्वारा कार्ड दिखाया जाता है। थैंक यू। सरदार पटेल की जयंती पर बसनी से विशाल एकता यात्रा निकाली गई। वाराणसी में सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर भव्य एकता यात्रा निकाली गई। ये यात्रा कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और विधायक अवधेश सिंह के नेतृत्व में बसनी तिराहे से कुआर बाजार तक निकाली गई, जिसमें 15,000 से अधिक लोग शामिल हुए। पूरा माहौल देशभक्ति से सराबोर रहा और यात्रा में घुड़सवार भी आकर्षण का केंद्र बने। विधायक अवधेश सिंह ने कहा कि सरदार पटेल ने देश की एकता के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। आने वाली पीढ़ियों को उनकी कुर्बानी और उनके दिखाए मार्ग की प्रेरणा देने के लिए ये यात्रा आयोजित की गई है। कार्यक्रम में पहुंचे कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि देश के शहीदों के कार्यों को जन जन तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि भारत माता की जय और वंदे मातरम कोई नारा नहीं बल्कि मंत्र है। उन्होंने ये भी कहा कि आजादी के दीवानों को आगे लाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। जाइए 2-3 लोग लेकर जाए साफा, आ जाओ ऊपर आओ, साफा लेके जाइए। लेकिन 563 रियासतों में 549 रियासत है। देखिए, सरदार पटेल की जन्म जयंती 150वीं जन्म जयंती के वर्ष पर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में उनके आने के बाद जो देश के लिए लोगों ने काम किया, ऐसे महापुरुषों का जो देश समाज के हित में काम किया, चंद्रशेखर आजाद जी, भगत सिंह जी, सुभाष चंद्र बोस, बाबा भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऐसे कई महापुरुषों की उनको उनकी समाज में ले जाना, उन्होंने जो देश के लिए किया, वह सरदार पटेल की 125वें वर्ष पर बिरसा मुंडा साहब का 150वें वर्ष, वंदे मातरम का 150वें वर्ष, ये सब नारा नहीं है। ये भारत माता की जय वंदे मातरम में कोई नारा नहीं है, शब्द नहीं है, मंत्र है, जिसके कारण लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी है भारत माता की। वह आजादी के दीवानों को यदि आगे कोई लेकर आए तो आदरणीय नरेंद्र मोदी लाए। आज बाबा भीमराव अम्बेडकर के पंच तीर्थ हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा हो, और क्योंकि राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, और ऐसा राजनीतिक क्षेत्र में ऐसा त्यागी महापुरुष को मिलता है जिसको स्वयं कांग्रेस चुन रही हो प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, लेकिन आदरणीय महात्मा गांधी के कहने पर पर्चा वापस लेता है, न तर्क करें विद्रोह करें। ऐसे तपस्वी त्यागी राजनीति के क्षेत्र में सरदार वल्लभ भाई पटेल के अलावा कोई नहीं हो सकता है। और रियासतों को भी जिस प्रकार एकजुट किए, न लाठी न डंडों से,
और भारत को अखंड बनाने में जो उनका योगदान है, इस कारण उसके योगदान की चर्चा गांव-गांव तक जानी चाहिए। यदि किसी ने कोई कर रहा है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। श्री काशी विद्या मंदिर के वार्षिकोत्सव में नन्ही प्रतिभाओं ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। श्री काशी विद्या मंदिर शिक्षण संस्थान का 33वां वार्षिकोत्सव मंथन मंगलवार को नागरी नाटक मंडली प्रेक्षागृह कबीर चौरा में बड़े ही भव्य स्वरूप में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में नन्हे मुन्ने बच्चों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया और पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मुख्य अतिथि इंडियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के कोच विश्वास राव रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में काशी पत्रकार संघ के अध्यक्ष अरुण मिश्रा, बीएचयू इतिहास विभाग के प्रोफेसर प्रवेश भारद्वाज, प्रदीप मेहरोत्रा और देहरादून पब्लिक स्कूल के देवेंद्र मौजूद रहे। सभी अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया तथा अंगवस्त्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया। कार्यक्रम वंदना से आरंभ हुआ, जिसके बाद प्रस्तुत किए गए दशावतार ने सभागार में अत्यधिक उत्साह का संचार कर दिया। नर्सरी वर्ग द्वारा प्रस्तुत बीबी हटिया और मचौधरी की मनमोहक प्रस्तुतियां बच्चों की मासूमियत और रचनात्मकता का सुंदर प्रतीक रहीं। समारोह में शास्त्रीय नृत्य, कव्वाली, योग आधारित प्रस्तुति, एक तारा बोले, गरबा, असमिया, राजस्थानी और पंजाबी लोक नृत्यों ने पूरे कार्यक्रम को बहुरंगी सांस्कृतिक उत्सव में बदल दिया। प्रत्येक प्रस्तुति ने भारतीय संस्कृति और विविधता का शानदार प्रदर्शन किया। बच्चों की प्रतिभा, अनुशासन और आत्मविश्वास की अतिथियों ने खुलकर प्रशंसा की। विद्यालय के संस्थापक रामचरण और प्राचार्य किरण यादव ने कहा कि मंथन का उद्देश्य बच्चों की सूक्ष्म प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना और उनमें आत्मविश्वास व मूल्यों का विकास करना है। वार्षिकोत्सव अपनी विविधतापूर्ण प्रस्तुतियों और बच्चों की सृजनशीलता के कारण सभी के लिए यादगार बन गया। सामने देखें सब लोग। सर मैडम
Mrs. संध्या मिश्रा, Mrs. रेणु यहाँ पर जो काशी विद्या मंदिर का मंथन महोत्सव चल रहा है, ये वास्तव में अगर देखा जाए तो बालक बालिकाओं के उत्थान के लिए है। उनका न केवल शैक्षणिक विकास हो, अपितु सांस्कृतिक क्षेत्र में भी वो आगे बढ़े, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी आगे बढ़े, ताकि स्पोर्ट्स के जब क्षेत्र में वो आगे बढ़ेंगे उसमें पार्टिसिपेशन का ये महत्व होगा कि वो स्पोर्ट्स जूझने की जो शक्ति देता है, यही शक्ति हमको अपने जीवन में काम आती है कि जब हम किसी विपरीत परेशानियों में पड़ते हैं तो हमको यह लाभ मिलता है कि किसी भी मूल्य से उस परेशानी से हम लोग समझौता नहीं करते हैं और उन पर विजय प्राप्त करके हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि इस प्रकार के कार्यक्रम होते रहे समाज में, ताकि यही हमारे उत्थान का, यही हमारे समाज के, यही हमारे बच्चे आदर्श बनेंगे, यही हमारी पीढ़ियां हमको ऊपर तक ले जाएंगी। तो बहुत आवश्यक है कि उनके भीतर सांस्कृतिक विकास हो, क्योंकि शैक्षणिक विकास ही सिर्फ उन्हें नहीं, अब तो सांस्कृतिक विकास, सांस्कृतिक गतिविधियां भी उनको उन्नति की ओर अग्रसर करेंगी। यह बहुत आवश्यक है। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल में भाषा उत्सव व बाल मैत्री समारोह आयोजित किया जाएगा। नगवा लंका स्थित इंटरनेशनल हिंदू स्कूल में 16वां भाषा उत्सव 21 नवंबर को और बाल मैत्री दिवस 22 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। पत्रकार वार्ता में विद्यालय अध्यक्ष डॉक्टर सुमन कुमार मिश्र ने अमेरिका से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि भाषा उत्सव का विषय इस वर्ष आत्मनिर्भर भारत है। इसका उद्देश्य बच्चों में साहित्यिक, सामाजिक और भाषाई चेतना विकसित करना है। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और जर्मन में बच्चों द्वारा विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि साहित्यकार डॉक्टर नीरजा माधव होंगी। अगले दिन 22 नवंबर को बाल मैत्री दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर बच्चों द्वारा भव्य बाल मेला लगाया जाएगा, जिसमें करीब 75 स्टॉल रहेंगे। फूड स्टॉल, फेस पेंटिंग, टैटू मेकिंग, खिलौने, गेम्स के साथ जादू शो भी आकर्षण का केंद्र होगा। शहर के लगभग 20 विद्यालयों के छात्र सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे। बाल मैत्री दिवस की मुख्य अतिथि आर्य महिला पीजी कॉलेज की प्रधानाचार्य रचना दुबे होंगी। कार्यक्रम में प्रबंधक संध्या मिश्रा, प्राचार्य संतोष कुमार तिवारी, शैक्षिक सलाहकार जयंती सामंत, उप प्रधानाचार्य गणेश शंकर चतुर्वेदी व हेड मिस्ट्रेस अनुपम श्रीवास्तव उपस्थित रहे। आज की जो प्रेस वार्ता आहूत की गई है वो हमारा विद्यालय पूरे बनारस में एकमात्र ऐसा विद्यालय है जो 2 ऐसे अपने यहाँ के कार्यक्रमों का आयोजन करता है। एक का नाम है भाषा उत्सव, जो उत्सव के रूप में अगर किसी जगह पर भाषा के लिए कुछ जगह दी गई है तो वह है इंटरनेशनल हिंदू स्कूल। और दूसरा जो हमारे यहाँ का सबसे एक मुख्य आकर्षण और सबसे बच्चों का सबसे अधिक मोस्ट अवेटेड प्रोग्राम है बाल मैत्री। इन दोनों के लिए आज हम लोग अपने पत्रकार बंधुओं के माध्यम से अपने व्यापक वर्ग तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। ये इसी के संदर्भ में पत्रकार वार्ता आहूत की गई है। मैं आपको, जैसा कि हमारी अभी जो है मैनेजर मैम ने आप लोगों को बताया कि हमारे जो अपने इस विद्यालय के हमारे मुखिया प्रेसिडेंट डॉक्टर सुमन कुमार मिश्र, जो एक जाने माने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट भी हैं और आज यूएसए में रहते हैं, वो पूरे विश्व की लगभग कह लीजिए कोई ऐसी कंट्री नहीं है जिसकी जो है उनके पास उसकी समझ वहाँ पर न घूमे हों। उन्होंने एक चीज़ देखा कि जर्मन, स्पेशली जो जर्मन के लोगों की उन्होंने देखी कि उनकी सोच समझ और अपनी भाषा एक ऐसी है जो पूर्णतः वैज्ञानिक के साथ साथ हम सारे लोगों को जो जर्मन है वो एक चीज़ सीख देते हैं कि कैसे ईमानदार होकर अपने देश के प्रति किस तरह से समर्पित होकर रखा जाए। यह उन्होंने देखा कि यह एक ऐसी भाषा है जिसमें जब बच्चों को अगर सिखाया जाए तो हमारी संस्कृत से पूर्णतः पैरेलल चलती है और वैज्ञानिक भी है, और साथ ही साथ यह एक ऐसी भाषा है जो बच्चों में ईमानदार रहने के लिए भी सिखाती है। तो ये हमारे प्रेसिडेंट सर का है कि हमारे यहाँ जर्मन जरूर चलना चाहिए, बच्चों को सिखाइए। यह एक ऐसी भाषा है जो पूर्णतः वैज्ञानिक और व्यवहारिक है। सारा साल मना रहे आत्मनिर्भर भारत।
और दो उत्सव हम लोग करने जा रहे हैं। एक तो पहले हम बताएंगे 21 नवंबर को भाषा उत्सव है। भाषा उत्सव हम लोग ये 16वीं बार करने जा रहे हैं, सालों से हो रहा है। तो 4 भाषाएं हैं, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और जर्मन। सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल्स बनारस पड़ाव कैंपस का वार्षिकोत्सव उल्लासपूर्वक मनाया जाएगा। सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल्स बनारस के पड़ाव कैंपस का वार्षिकोत्सव सृजन 2025 आगामी 22 नवंबर को वसुधैव कुटुंबकम थीम पर आयोजित होगा। विद्यालय के चेयरमैन दीपक बजाज ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी एवं विशिष्ट अतिथि पद्मश्री पंडित राजेश्वर आचार्य होंगे। 400 से अधिक विद्यार्थी गीत, संगीत एवं नृत्य नाटिका के माध्यम से भारतीय दर्शन वसुधैव कुटुंबकम की प्रस्तुति देंगे। साथ ही 23 नवंबर से सत्र 2026-27 के लिए नर्सरी से कक्षा 9 एवं 11वीं विज्ञान वाणिज्य कला के प्रवेश प्रारंभ हो गए। प्रबंध निदेशक मनोज बजाज ने बताया कि विद्यालय की उपलब्धियों पर उन्होंने प्रकाश डालते हुए कहा कि पिछले 4 वर्षों में 3 टॉपर देने के साथ दोनों कैंपस ने क्रीड़ा में 78 मेडल हासिल किए हैं। एशिया यूथ गेम 2025 में यशविनी सिंह ने कांस्य पदक प्राप्त कर विद्यालय का गौरव बढ़ाया। लगातार 3 वर्षों से स्कूल ने जयपुरिया ग्रुप में शीर्ष स्थान प्राप्त कर इंसिग्निया अवार्ड एवं एजुकेशन वर्ल्ड 2025 सम्मान हासिल किया है। कार्यकारी निदेशक श्याम सुंदर बजाज ने बताया कि देश भर में जयपुरिया स्कूल्स की 65 से अधिक शाखाएं हैं और वाराणसी के दोनों कैंपस सीबीएसई मान्यता प्राप्त है। बाबतपुर कैंपस में हॉस्टल सुविधा भी उपलब्ध है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, किसी भी विद्यालय के लिए उसका वार्षिक उत्सव एक सबसे बड़ा उत्सव है और हमें खुशी है कि सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल्स बनारस पड़ाव कैंपस अपना यह उत्सव 22 नवंबर को मनाने जा रहा है, जहां एक विशाल मंच पर 800 से ज्यादा बच्चे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। इस बार की थीम जो है हम लोगों ने वसुधैव कुटुंबकम पर रखी है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हमारा ये प्रयास है कि बच्चों में शिक्षा के साथ साथ संस्कारों का रोपण भी हो, तभी वो सच्चे नागरिक बन पाएंगे और तभी वो सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। तो इसको ध्यान में रखते हुए बच्चों में वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विस्तार हो, बच्चों में सब लोग सुखी रहें, इस बात का विस्तार हो, इस सोच का विस्तार हो, इसको लेकर के ये थीम रखी गई है। साथ ही साथ हमारे दोनों कैंपस पड़ाव और बाबतपुर कैंपस 23 नवंबर से अगले सत्र के एडमिशन प्रारंभ कर रहे हैं और एडमिशन के प्रथम दिन 23 नवंबर को हम लोगों ने अपने नए जो पेरेंट्स बच्चों का एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए एडमिशन फीस और क्वेश्चन मनी दोनों बिल्कुल फ्री रखी है, दोनों को वे ऑफ किया है। सनातन धर्म इंटर कॉलेज से ह्यूमैनिटी संकल्प यात्रा निकाली गई। बुधवार को शहर दक्षिणी क्षेत्र में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर ह्यूमैनिटी संकल्प यात्रा निकाली गई। इस यात्रा का नेतृत्व शहर दक्षिणी के विधायक नीलकंठ तिवारी ने किया। यात्रा सनातन धर्म इंटर कॉलेज नई सड़क से प्रारंभ होकर गुदौलिया चौराहा, बास फाटक, नीची बाग, मैदागिन चौराहा होते हुए डीएवी इंटर कॉलेज तक पहुंची। पूरे मार्ग में देशभक्ति के नारों और सरदार पटेल के विचारों से वातावरण गुंजायमान रहा। यात्रा में प्रमुख रूप से अम्बरीश सिंह भोला, नीरज जायसवाल, अशोक यादव सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए।
चोलापुर शहीद स्मारक पर राष्ट्रीय ध्वज लगाने की मांग हेतु किसान संगठन ने ज्ञापन सौंपा। वाराणसी जनपद के चोलापुर स्थित शहीद स्मारक पर भव्य राष्ट्रीय ध्वज लगाने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। इसी क्रम में पूर्वांचल किसान संगठन के किसान नेता अजीत सिंह ने जिलाधिकारी के प्रतिनिधि एसीएम तृतीय को ज्ञापन सौंपा। अजीत सिंह ने बताया कि स्वतंत्रता के इतने वर्षों बाद भी इस ऐतिहासिक शहीद स्थल पर राष्ट्रीय ध्वज स्थापित नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर कई जनप्रतिनिधि इस स्थान पर आते रहे, आश्वासन भी देते रहे, लेकिन 101 फीट ऊंचे तिरंगे की स्थापना अब तक नहीं हो सकी है। उन्होंने आगे बताया कि चोलापुर का ये शहीद स्थल ब्रिटिश काल के साहस और बलिदान का प्रतीक है। यहाँ स्वतंत्रता सेनानियों ने सोलापुर थाना गेट तोड़कर ब्रिटिश झंडा हटाया था और भारतीय ध्वज को सम्मान दिलाने के लिए अंग्रेजी हुकूमत का सामना किया था। इस दौरान 5 वीर देशभक्तों ने गोलियां भी खाई। किसान नेता ने कहा कि शहीद स्मारक को तैयार है, पर राष्ट्रीय ध्वज का न लगना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने बताया कि क्षेत्रीय विधायक ने भी कई बार भरोसा दिया, लेकिन अभी तक किसी स्तर पर कार्रवाई नहीं हुई है। आज किस मुद्दे को लेकर आए हैं आप? देखिए, आज बहुत बड़ा एक गंभीर मुद्दा है। बहुत दिनों से देखिए बनारस जिले में एकमात्र शहीद स्मारक है और वहां पे आज तक राष्ट्रीय ध्वज नहीं लगा है। आज तक कम से कम 51 फीट का एक राष्ट्रीय ध्वज लगाना चाहिए। सरकार जगह जगह पार्कों में राष्ट्रीय ध्वज लगवा रही है, रेलवे स्टेशन पर लगवा रही है, लेकिन ये सबको ध्यान देने की जरूरत है कि आखिर झंडे का असली हकदार कौन है। सबसे पहला जो है झंडा कहाँ लगना चाहिए। तो अंग्रेजों भारत छोड़ो 1942 में जब गांधी जी ने कहा था, उस समय जो है 5 चोलापुर क्षेत्र के शहीद जो है और वो लोग जो है गए और जो है चोलापुर थाने के गेट को तोड़ा और हमारे देश पे जो अंग्रेजों का जो झंडा फहर रहा था थाने में, उस थाने के झंडे को जो है उतारा उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत का, झंडे को फाड़ कर जला दिया। और जब देश के राष्ट्रीय ध्वज को वहां लगा रहे थे, उसी समय अंग्रेजों के द्वारा जो है गोली चलाने का आदेश हो गया और गोली चल गया और उसी में जो है 5 हमारे क्षेत्र के जो है शहीद हो गए जो लोग। और 5 शहीदों के सम्मान में आज तक वहां 51 फीट का चाहे 101 फीट का राष्ट्रीय ध्वज नहीं लगा। इसलिए आज हम लोग आए हैं बनारस में कि कम से कम देश का बनारस जिले का कम से कम एकमात्र ये शहीद स्मारक है जहां पे आंदोलन या लड़ाई जो है हुआ केवल झंडे के लिए। तो झंडे का असली हकदार कौन है? आखिर उन लोगों का सपना कब साकार होगा? देश आजाद हुए आज 75 साल हो गया। नेता मंत्री विधायक सांसद हर साल आते हैं, हर साल कुछ न कुछ वादा करके जाते हैं, लेकिन आज झंडा नहीं लगता है। देखा जाए तो प्रधानमंत्री जी हो या माननीय मुख्यमंत्री जी हो, सबकी राजनीति इसी झंडे पे और राष्ट्रहित पे चल रही है, लेकिन खुद बनारस के अंदर राष्ट्रीय ध्वज नहीं लगा हुआ है। तो हमारी मांग है कि इसको लगाया जाए, क्योंकि यहाँ के जो अधिकारी हैं सीख क्या रहे हैं? ये अंग्रेजों से सीखे हैं लगान कैसे लिया जाए, ये अंग्रेजों से सीखते हैं टैक्स कैसे लिया जाए। इसलिए आप जाइए बनारस, जहाँ शहीद स्मारक चोलापुर है, वहाँ पे एक ही ब्लॉक के अंदर इन्होंने 2-2 टोल लगा दिया है और जहाँ टोल लगाया उसके 2 किलोमीटर बाद सड़क नहीं है और टोल को इनको झंडे लगाने में 9 लाख 5 लाख 7 लाख दिख रहा है। लेकिन हमने RTI लगाया तो पता चला जो टोल बना रहे हैं लोग 9-9 करोड़ 900 लाख 1200 लाख रुपया का इन्होंने टोल टैक्स बना लिया। जनता से टोल टैक्स वसूल रहे हैं, लेकिन इनको झंडे की याद नहीं आ रही है, उन शहीदों का सम्मान की याद नहीं आ रही है। इसलिए हमारी मांग है कि 10 दिन 12 दिन में आप जाइए, निरीक्षण करिए माननीय जिलाधिकारी महोदय जी, यहाँ के जिले के शासन प्रशासन। 10 दिन बाद अगर आप लोगों ने निरीक्षण करके उस पर कोई भी कार्य नहीं किया तो हम लोग सीधे जो है माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय गृह मंत्री जी को हस्ताक्षर अभियान करा के हम लोग पत्र भेजेंगे और 26 तारीख तक वेट करिएगा माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी की तरफ से। अगर यहाँ राष्ट्रीय ध्वज लग गया तो ठीक है, नहीं तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने बहुत ही अच्छा बनारस के लोगों को, देश के लोगों को सिखा कर गए हैं कि सार्वजनिक कार्य करने के लिए, राष्ट्रहित का कार्य करने के लिए कोई शर्म नहीं है, कुछ नहीं है। राष्ट्रहित के लिए अपना कदम आगे बढ़ाना चाहिए। तो हम लोग भी उन शहीदों के सम्मान के लिए, चाहे झंडा 9 लाख का है, 5 लाख का है, 8 लाख का है, हम लोग शहीदों के सम्मान के लिए जितने भी नेता आ रहे हैं इनको पहले मौका दिया जाएगा कि देश का आजादी होने के बाद सबसे ज्यादा मलाई तो ये काट रहे हैं। तो इनका जब भी चाहे एयरपोर्ट हो, बाबतपुर हवाई अड्डा हो, चाहे बनारस के अंदर कहीं भी कोई रैली करेंगे, कोई भी कार्यक्रम करेंगे, तो सहयोग के लिए, तिरंगे के सहयोग के लिए हम लोग उनके पास जाएंगे बॉक्स लेकर। चित्तूपुर वैष्णव नगर के समक्ष श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया।
चित्तूपुर वैष्णव नगर चौराहे के पास चल रहे श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव में कथावाचक मृत्युंजय जी महाराज ने श्री कृष्ण जन्मोत्सव और गोवर्धन लीला की भावपूर्ण कथा सुनाई। कथा के दौरान ख्यातिलब्ध हास्य व्यंग कवि एवं हास्य महोत्सव के संयोजक डॉक्टर नागेश शांडिल्य विशेष अतिथि के रूप में पहुंचे। महाराज ने उन्हें अंगवस्त्र ओढ़ाकर आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर डॉक्टर नागेश शांडिल्य ने गौपालन पर अपनी रचना का पाठ किया और अपनी काव्य कृति महाराज जी को समर्पित की। देखिए, आज कथा का पंचम दिवस है और ये अमृत रस धारा 5 दिवस से पर्यंत बह रही है और ये काशी एक ऐसा क्षेत्र है, मुक्ति क्षेत्र है और मुक्ति में भी भगवान स्वयं अपनी राजधानी बना करके बैठे हैं यहाँ पर। तो काशी में कथा करने से तो समझिए कि सुनने वाले तो धन्य हैं ही, जिनको कथा करने का अधिकार मिला, मौका मिला, उसकी कथा और वाणी दोनों धन्य हो गए। तो मैं तो मंच से ही भगवान से कामना करता हूँ और सबको यही आशीर्वाद के रूप में भगवान के प्रति यही मैं कहता हूँ कि भैया अपने सनातन धर्म को समझिए और अपने धर्म को समाज में उत्थान के लिए वक्त निकालिए, काम करिए, ताकि हमारा सनातन धर्म अजर है, अमर है, अनादि काल से चल रहा है। क्योंकि भगवान जिस धर्म की स्थापना करके गए हैं, भगवान कहते हैं कि सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यात्मकम तम शरणम प्रपन्ना। भगवान जिस सत्य धर्म की स्थापना करके गए, आज मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उस धर्म के बारे में लोगों ने सोचना विचारना बंद कर दिया है। तो मैं इस मंच से हर युवा को यही बात कहूँगा कि भैया अपने धर्म को समझिए, अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। जहाँ पर धर्म का आयोजन होता है बच्चों को लेके जाइए, अपने धर्म के बारे में उनको बतलाइए। आज आप देखिए, हम लोग देश से विदेश तक कथा करने के लिए जाते हैं, बाहर हम जाके देखते हैं अमेरिका इत्यादि जगह पर, कंट्रियों में हमारे धर्म के गीता आदि पुस्तकों के सिलेबस पढ़ाए जाते हैं। ये बड़ा दुर्दशा का विषय है कि हमारे घर में अगर कोई बच्चे सुंदरकांड, हनुमान चालीसा पढ़ते तो हम डांटते हैं, अरे तुम्हारी पढ़ने की उम्र नहीं है, अभी तो तुम मनी इज़ द बेस्ट, पैसा कैसे कमाया जाए हम बच्चों को सिखा रहे हैं। लेकिन बच्चे जाकर के स्कूल में पैसे चलाना तो कमाना तो सीखते हैं, लेकिन अपने धर्म से वंचित रह जाते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि इस मंच से मेरा यही प्रयास होता है कि हमारे इस देश के हर व्यक्ति, हर सनातनी को धर्म का ज्ञान हो, धर्म का परिचय हो। मेरा यही प्रयास होता है, क्योंकि शास्त्र कहता है कि धर्मो रक्षति रक्षितः। जब तक हम अपने धर्म की रक्षा नहीं करेंगे, धर्म को अपने जीवन में उतारेंगे नहीं, तब तक धर्म हमारी रक्षा नहीं कर सकता। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। रानी लक्ष्मीबाई के जयंती समारोह का हुआ आयोजन, उनके अदम्य साहस और राष्ट्र प्रेम को किया गया नमन। शेयर ट्रेडिंग के नाम पर 50 करोड़ की ठगी करने वाले गिरोह का पुलिस ने किया पर्दाफाश। दिल्ली ब्लास्ट के बाद वाराणसी में हाई अलर्ट, कचहरी परिसर में मॉक ड्रिल कर जांची गई सुरक्षा। और सरदार पटेल की जयंती पर बसनी से निकाली गई विशाल एकता यात्रा। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।